नमस्कार दोस्तों, सभी स्टूडेंट्स का आपके अपने YouTube चैनल के ऊपर स्वागत करता हूं। और आज अपन एक विशेष टॉपिक लेके आए हैं, हालांकि इवोल्यूशन का जो है आपके आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, सेट या कहीं भी आप पढ़ोगे तो आपको बायोलॉजी के अंदर ये टॉपिक मिलता है। और इस बुक के बारे में थोड़ा सा अपन डिस्कस कर लेते हैं। पहले आरपीएससी ग्रेड फर्स्ट की जो यूनिट 3 है उसकी जो बुक है वो आ गई थी। इतने दिन थोड़ी प्रॉब्लम चल रही थी, मैंने आपको बताया भी था, मौसम ख़राब होने के कारण से ट्रांसपोर्ट में थोड़ा सा रुका हुआ था। और अभी ये जो है बुक कल आई थी और इस प्रकार का इसका प्रिंटिंग है, ये इसका बैक है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। और पेपर क्वालिटी बेस्ट है, यहाँ पे आप देख सकते हो एकदम क्लियर पेपर क्वालिटी आपको दिखेगी। ठीक है, स्टार्टिंग के अंदर इसमें इंडेक्स बनी हुई है। इस बार आपको टॉपिक वाइज जो है वो सब मिलेगा, आपको कौन से टॉपिक कौन से पेज के ऊपर है, तो आपको यहाँ पर पेज वाइज आपको टॉपिक वाइज सब डिटेल्स है वो आपको मिलेगी। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो पेपर क्वालिटी, पेपर की राइटिंग क्लियरिटी एकदम साफ़ है, इसमें कोई भी दो राय नहीं है। आपको हर चीज़ें आराम से आपको मिल जाएगी, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो एकदम क्लियर दिख रहा है। कोई भी डायग्राम, कोई भी चीज़ जो भी है बुक में, देखो कहीं भी कोई मिस्टेक नहीं है। अच्छी क्वालिटी के पेपर डलवाए हैं मैंने, इसलिए तो जो भी स्टूडेंट्स परचेज़ करना चाहते हैं उसका दोनों वे है कि आप फ्लिपकार्ट पे भी आप परचेज कर सकते हो, और इसके अलावा बाई पोस्ट भी कहीं हो सकता है। देखो पहला चांस है कि आपको फ्लिपकार्ट से ही परचेज करना है, इन कंडीशन कि आपके फ्लिपकार्ट, आपका जो गांव है, कोई रूरल गांव है, वहाँ पर अगर अनअवेलेबल दिखाता है, उसी कंडीशन में आप व्हाट्सअप मैसेज करें मुझे 9636049989 के ऊपर और अपना फुल एड्रेस भेज देना, और मैं आपको वहाँ से बाई पोस्ट आपको बुक लगा दूंगा। ठीक है, तो ये कंडीशन है, इसलिए इसमें पूरी डिटेल जो है आपको यूनिट 3 की जो है वो आपको पूरा इसमें अवेलेबल है। हैंड राइटिंग नोट्स है और एकदम क्लियर है, साफ़ है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। इस बार सब ध्यान में रखा गया है, हर चीज़ ध्यान में रखा गया है। और लास्ट के अंदर 3 पेज है वो मैंने यहाँ पे आपके शॉर्ट नोट्स क्रिएट करने के लिए भी दिए हैं, ताकि आप लोग कुछ छोटी मोटी चीज़ें इसमें लिख सको। और यहाँ कुछ क्वेश्चन जो है लास्ट ईयर में पूछे गए हैं, उन क्वेश्चंस को लिखा है, क्वेश्चंस के साथ में उन क्वेश्चंस की आपकी व्याख्या है, डिटेल्स है वो मैंने डाली है। ये क्वेश्चन देखो ऐसे डाले हैं और इनके अंदर क्वेश्चंस के साथ में आपको व्याख्या है हर क्वेश्चन की, वो आपको मिल जाएगी। ये क्वेश्चन और उनकी व्याख्या है, इस प्रकार से ये क्वेश्चन आए हुए हैं, वो सब चीज़ें हैं इसमें, यहाँ से लेकर, है ना। तो 20 पेज के आसपास मैंने है वो क्वेश्चन और उनकी व्याख्याएं डाली है। तो एक बार जब भी कोई स्टूडेंट इसको रीड करता है तो लास्ट में क्वेश्चन ज़रूर सोल्व करें, ताकि आपको पता लगे कौन से क्वेश्चंस कहाँ से आए हुए हैं, किस प्रकार से आप इनको सॉल्व कर पाते हो। अभी अपन चलते हैं अपना टॉपिक के ऊपर, इवोल्यूशन का टॉपिक देखो यहाँ पे। इवोल्यूशन आपके साथ सिलेबस में जो है वो मैंशन है यहाँ पे। देखो यहाँ पे अपन चलते हैं इवोल्यूशन। देखो इवोल्यूशन के बारे में सभी को आपको पता है, इवोल्यूशन होता क्या है कि इस दुनिया के अंदर, पृथ्वी पर अपन देखेंगे स्टार्टिंग से ब्रह्मांड का निर्माण कैसे हुआ, उसका ओरिजिन कैसे हुआ था, किस प्रकार से यहाँ पर जीवों की उत्पत्ति हुई, उन वहाँ से लेकर अभी तक का विकास कैसे गुजरा है, उनमें कौन से साइंटिस्टों का योगदान रहा है, और कौन सी चीज़ें हैं, इवेंट्स है, घटनाएं घटी है और यहाँ तक अपन पहुँचे हैं, उसी के रिगार्डिंग आज अपन देखते हैं इवोल्यूशन। ये सेकंड जो बुक है उसमें आने वाला मैटर है जो मैं अभी कंटेंट कर रहा हूँ, तो बीच इसमें आपको आपने कह सकते हैं डेमो के रूप में भी हो जाएगा और कुछ वो टॉपिक भी आपका तैयार हो जाएगा। अर्थ पर जीवों की उत्पत्ति या ओरिजिन तथा वेरिएशन कैसे हुआ, इनकी स्टडी ही इवोल्यूशन कहलाती है। इवोल्यूशन के अंदर की जाती है कि जीवों का जो उत्पत्ति है वो, या कह सकते हैं ओरिजिन कह सकते हैं कि जीवों की ओरिजिन कैसे हुआ, उनके अंदर वेरिएशंस कैसे आए, उन सभी का। सबसे पहले जो है एक थ्योरी आई थी, बिग बैंग थ्योरी। तो एक तो ये है कि इसको दिया किसने है, ये 1920 के आसपास में दी गई थी, जॉर्ज लैम्ट्री, है ना। कई बार डायरेक्टली नाम आता है तब तो ये है, और वैसे कॉम्बिनेशन ऑफ 3 साइंटिस्ट। तो यहाँ पर पहला तो साइंटिस्ट जो इनका मुखिया है वो तो ये है जॉर्ज लैम्ट्री, और एक है बेल्जियन कॉस्मोलॉजिस्ट, और एक है कैथोलिक पैरिस्ट। ये साइंटिस्ट है जो बिग बैंग थ्योरी के लिए दावा करते हैं कि पहले ऐसा कुछ रहा होगा 15 बिलियन ईयर अगो के आसपास में। ऐसे है कि यहाँ पे कोई इस प्रकार का विस्फोट हुआ होगा जिसके कारण से अनेक खंड बने, अनेक पार्ट्स बने,
और पृथ्वी का निर्माण भी हुआ, और उसके साथ साथ में जितने भी स्टार्स हैं उनका निर्माण हुआ, आकाशगंगा का निर्माण हुआ, वहाँ से स्टार्ट हुआ है। बिग बैंग सिद्धांत ब्रह्मांड की उत्पत्ति और विकास के लिए सबसे व्यापक रूप से एक्सेप्टेड वैज्ञानिक सिद्धांत है ना, वैज्ञानिकों के द्वारा एक्सेप्ट किया गया सिद्धांत है। इस थ्योरी के अनुसार ब्रह्मांड एक अत्यंत घने और गर्म बिंदु के रूप में स्टार्ट हुआ है, जो विस्फोट हुआ बाद में, जिससे पदार्थ बना और बाहर की ओर फैल गया। जो विस्फोट हुआ ना, उनके टुकड़े बने, वो टुकड़े बाहर की तरफ चले गए। तब से ब्रह्मांड ठंडा और विस्तारित होता गया, धीरे धीरे टेम्परेचर कूल होता गया, जिससे सबसे सरल और अंततः स्टार और आकाश गंगाओं का निर्माण होता गया। ठीक है, आगे आप देखोगे, देखो यह लगभग 13.8 बिलियन ईयर अगो, कई बार ये भी लिखा होता है और कई बार ये क्वेश्चन आ चुका है आरपीएससी के अंदर भी, 15 बिलियन ईयर अगो ऑप्शन में लिखा होता है, और कई जगह 15 से 20 बिलियन ईयर अगो के आसपास में बिग बैंग की थ्योरी मानी जाती है कि इतने वर्ष पहले हुआ होगा। ठीक है ना। अर्थ पृथ्वी का निर्माण लगभग 4.6 के आसपास लिखा जाता है, वैसे 4.5 या 4.54 अरब वर्ष पूर्व धूल के कण और गैस के बादलों से हुआ था, जो सूर्य के चारों ओर चक्र लगाती थी। तो ये अर्थ का ओरिजिन है। अर्थ का ओरिजिन पूछा जाए तो 4.5 बिलियन ईयर अगो माना जाता है। उसके बाद में संघर्ष स्टार्ट हुआ कि जीवों की उत्पत्ति हुई कैसे। ठीक है ना। तो ये एक बड़ा सवाल था कि जीवों की जो उत्पत्ति है वो हुई कैसे। तो अलग अलग साइंटिस्ट थे, उस टाइम पे इतनी डिस्कवरी नहीं थी, तो कॉमन उन्होंने बताया कि जीवों की उत्पत्ति है वो स्वतः हुई है। जो भी निर्जीव पदार्थ है, निर्जीव कण पड़े हैं, उनमें से ऑटोमेटिक जीवों की उत्पत्ति हुई है। तो पहला था स्पॉन्टेनियस या एबायोजेनेसिस थ्योरी भी कहते हैं इसी को, और इसी को ऑटोजेनेसिस थ्योरी के नाम से भी जाना जाता है। ये एक कल्पना थी स्वतंत्र या फिर कह सकते हैं स्वतः उत्पत्ति का सिद्धांत, जो किसने दिया था, इसके समर्थक कौन थे, दिया तो क्या, इसके समर्थक कौन थे। ठीक है ना। तो अरस्तु और प्लेटो, अरस्तु और प्लेटो जो थे वो ये दावा करते थे कि जीवों की उत्पत्ति है वो स्वतः ही हुई है निर्जीव पदार्थों से। का समर्थन लगभग 200 वर्षों तक यही माना गया कि जीवों की उत्पत्ति स्वतः होती है। जीवों की उत्पत्ति जीवन निर्जीव पदार्थों से उत्पन्न हो सकता है, और बाद में पता चला हालांकि हुआ भी ऐसा ही कुछ था। तो जीवों की उत्पत्ति निर्जीव पदार्थों से हुई होगी, अभी होती नहीं है, इनिशियल कंडीशन में हुई होगी। इस थ्योरी को गलत ठहराया गया। इस थ्योरी का रिजेक्शन, बहिष्कार किसने किया, तो यहाँ पर फ्रांसिस्को रेडी ने किया। कई बार पूछा जाता है स्वतः उत्पत्ति का सिद्धांत जो था उसका रिजेक्शन या उसको अस्वीकार किन साइंटिस्टों के द्वारा किया गया, तो आपको याद रखना है, एक तो रेडी के द्वारा किया गया था, और एक था ये लेजारो स्पेलेंजी, और एक था लुइस पास्चर। ये तो है ही है लुइस पास्चर, तो इन्होंने सबने क्या किया, इसको गलत ठहराया था, क्योंकि ये आगे बताना चाहते थे कि जीवों की उत्पत्ति होती है, जो पहले से जीव उपस्थित है उन्हीं से जीवों की उत्पत्ति हो सकती है। आगे अपन देखेंगे। अगला अगर आप देखोगे कॉस्मोजोइक थ्योरी, कॉस्मोजोइक थ्योरी जो है वो किसने दी थी, रिचर ने दी थी। किसने, रिचर, है ना, रिचर कह सकते हो, हाँ राइटर ही होगा, राइटर, RICSTR, राइटर मान लो आप, तो रिटर मान लो। इनके अनुसार किसी अन्य ग्रह से, ये थ्योरी कहीं पर पूछी जाती है भाई, इंपॉर्टेंट है थोड़ी सी, कि कॉस्मोजोइक जो थ्योरी है इनके अनुसार क्या है, इनके अनुसार माना जाता है कि कभी कोई पृथ्वी जब जैसे ठंडी हुई तो दूसरे ग्रह से कोई दूसरे जीव का कोई टुकड़ा या कोई दूसरा जीव का स्पोर या उनका बीज ऐसा कुछ आया होगा दूसरे ग्रहों से, और यहाँ पे आके वो जर्मिनेट हुआ होगा, और इस प्रकार से जीवों की लाइफ जो है वो धरती पर स्टार्ट हुई होगी, ऐसा माना जाता है। अन्य ग्रह से प्रोटोप्लाज्म या स्पोर आए होंगे, आने से पृथ्वी पर जीवन की क्या हुई है, उत्पत्ति हुई है।
ऐसा माना गया है। और ये कॉन्सेप्ट किसने दिया था? तो राइटर ने या रिचर ने दिया था। अगला है बायोजेनेसिस थ्योरी, जीवों से जीवों की उत्पत्ति। ठीक है ना, बायोजेनेसिस का मतलब है जो अबायोजेनेसिस का बहिष्कार करते हैं वो सभी इसको फॉलो करते हैं। बायोजेनेसिस की जीवों की उत्पत्ति पहले से अवेलेबल जो जीव होते हैं उनसे ही होता है। और गिवन बाय हार्वे एंड 1651 एंड हैग्जिले ने 1870 के अंदर समर्थन किया था। इसे लुईस पास्चर ने सबसे ज़्यादा बढ़ावा दिया था। ठीक है ना, बायोजेनेसिस जो थ्योरी है सबसे ज़्यादा जो प्रस्तावित किया था या सबसे ज़्यादा जो पॉपुलरिटी दी थी वो किसने दी थी? लुईस पास्चर ने दी थी, जिन्होंने सबसे पहले जर्म थ्योरी भी दी थी कि पूरी पृथ्वी पर कुछ ऐसे जीव होते हैं जो रोग करने की क्षमता भी होती है उनके अंदर, और उन्हीं जीवों से नए जीव उत्पन्न होते हैं। जो आपने पढ़ाई है पहले, लुईस पास्चर का जो प्रैक्टिकल था कुछ इस प्रकार से, उन्होंने एक ट्यूब ली थी फोल्डेड इस प्रकार से, और इस जार के अंदर उन्होंने क्या रखा था? मीट को रखा था। जब इसमें से हवा जाएगी और इसे बिना बॉयल मीट को रखेंगे तो धीरे धीरे हवा के साथ में कीटाणु अंदर जाएंगे और यहाँ से इसमें क्या बनने लगेंगे? कीड़े बनने लगेंगे, मांस के अंदर सड़ जाएगा वो, सीधी सी बात है, डिकम्पोज करने के लिए। इन्होंने क्या किया? इसको हीट दे दिया और इस प्रकार से ट्यूब बना दी कि वो सीधे हवा इसमें से जा ही नहीं पाई थी, और हवा नहीं जा पाई थी। दूसरा उपने स्टरलाइजेशन कर दिया था इन्होंने। स्टरलाइजेशन करने से जितने भी कीट और जो मतलब माइक्रोब्स है वो सब किल हो गए। तो स्टरलाइजेशन के अंदर वैसे भी प्रोड्यूस नहीं होंगी, तो उस कारण से भी नहीं हुआ। तो ये लुईस पास्चर ने कॉन्सेप्ट दिया था पहले। तो इन्होंने अलग अलग जो साइंटिस्ट थे इन्होंने प्रस्ताव रखे थे। तो इन्होंने बायोजेनेसिस को प्रूफ करने के लिए कि पहले से जो जीव हैं उन्हीं से नए जीव बनने की क्षमता होती है और उन्हीं से नई उत्पत्ति हुई है। तो इनके कुछ प्रयोग जो हैं वो प्रचलित में हैं। प्रथम प्रयोग जो है वो किया था फ्रेस्को रेडी, इन्होंने प्रूफ करने के लिए कोशिश की थी 1668 के अंदर। तो आपको याद रखना है इनमें से कि भाई बायोजेनेसिस से संबंधित उसको सपोर्ट करने वाले साइंटिस्ट कौन से थे, तो उनके बारे में है ये। ठीक है, देखो आगे अगर अपन देखेंगे तो द्वितीय जो प्रयोग था वो लेजारो स्प्लेनजेनी ने 1767 के आसपास में एक प्रैक्टिकल किया था, प्रयोग किया था और इसको प्रूफ करने की कोशिश की थी। तृतीय प्रयोग सबसे ज़्यादा जो फेमेसिटी, सबसे ज़्यादा जो रियलिटी प्रयोग में सक्सेस हुई वो कौन थे? लुईस पास्चर थे, जिन्होंने 1862 के अंदर प्रूफ किया कि जीव जो पहले से कीटाणु उपस्थित हैं उन्हीं से नए जीवों की उत्पत्ति हुई है। तो उन्होंने एक जर्म थ्योरी भी नाम दी। ठीक है ना, इन्होंने जर्म थ्योरी जो है वो किसने दी थी? लुईस पास्चर ने दी थी, को प्रस्तावित किया तथा बताया कि सूक्ष्म जीव ही फर्मेंटेशन व रोगों के लिए जिम्मेदार है। दूध का फटना, फर्मेंटेशन होना, अल्कोहल बनना, इनके लिए और रोगों के लिए जो है जीव जिम्मेदार होते हैं। इनके अनुसार आनुवांशिक लक्षण गोनाड्स में, ये तो अलग थ्योरी है, ये तो याद रह जाओ। और लुईस पास्चर ने 2 टर्म दिए थे, एक तो स्टरलाइजेशन बताया कि उन जीवों को कोई भी जो माइक्रोब्स है उनको क्या करना? किल करना, उस इन्वायरमेंट को किल करके रिमूव करना माइक्रोब्स को, उसे क्या कहते हैं? स्टरलाइजेशन कहते हैं। ठीक है ना। एक आता है पास्चुराइजेशन, किसी भी लिक्विड चीज़ को किसी भी सरफेस से हटाना तो क्या कहलाएगा? स्टरलाइजेशन। जैसे कोई सरफेस है, ये इसके ऊपर माइक्रोब्स प्रेजेंट है कोई वेसिकल्स के ऊपर, इनको किल करना और इनको रिमूव करना, ये तो क्या है? स्टरलाइजेशन है। अगर कोई लिक्विड के अंदर है, जैसे इन्होंने प्रैक्टिकल किया था अपना मिल्क के ऊपर, तो कोई भी लिक्विड हो, ये लिक्विड है आपका, मिल्क है, पानी है, कोई भी चीज़ आपका, दवाई, मेडिसिन, कुछ भी हो सकता है, इनके अंदर यदि कोई माइक्रोब्स है तो आप इसको इतनी हीट दो कि वो क्या हो जाए? किल हो जाए इसके अंदर। तो वो जो टर्म है लिक्विड के अंदर अगर आप करोगे तो पास्चुराइजेशन कहलाता है, जो दूध के लिए इसने दिया था। द जर्म प्लाज्म थ्योरी, ठीक है ना, ये अलग है।
द जर्म प्लाज्म थ्योरी अलग है, जर्म थ्योरी अलग है। जर्म थ्योरी लुईस पास्चर है और जर्म प्लाज्म थ्योरी जो है वो किसने दिया था? विजमैन ने दिया था, अगस्ट विजमैन। जो चूहे की पूंछ काटी थी ना 21 बार, उन्होंने ये बताया था कि जो जीन है वो देखो, दो प्रकार की कोशिकाएं होती हैं आपके शरीर में। एक होती है सोमेटिक सेल, सोमेटिक सेल, और दूसरी जो होती है वो होती है जर्म सेल। अब इन्होंने ये क्लियर किया था कि एक लक्षण जो है एक दिया था, लेमार्क ने दिया था। उन्होंने बताया था कि भाई कोई भी आप अपनी लाइफ में जो आप ग्रहण करते हो वो ही अगली पीढ़ी में चला जाता है। अब अपने को पता है अपन ग्रहण करते हैं, कोई चीज़ों को सीखते हैं, वो कैरेक्टर किस में आते हैं? अपनी जो बॉडी की सोमेटिक सेल्स होती है उसमें होती है। सोमेटिक सेल्स में आज अपने को पता है सोमेटिक सेल्स में उपस्थित कोई भी लक्षण, कोई भी जीन के कैरेक्टर हैं वो अगली पीढ़ी में नहीं जा सकती। इस चीज़ को प्रूफ करने के लिए सर्वप्रथम जो है विजमैन ने बताया कि जो जर्म सेल है पूरी बॉडी में, जर्म सेल कहाँ होते हैं? केवल अपने जो रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं, गोनाड्स होते हैं, उनमें होते हैं, जैसे टेस्टिस और ओवेरी। तो यहाँ पर केवल उन्हीं सेल्स में जो कैरेक्टर होंगे, जो जीन होंगे, वो ही अगली पीढ़ी में जा सकते हैं। इन कोशिकाओं में यदि कोई भी जीन, कोई भी लक्षण होगा तो वो अगली पीढ़ी के अंदर नहीं जा सकता। इस थ्योरी को क्या बताया इन्होंने? जर्म प्लाज्म थ्योरी के नाम से जाना गया, जो विजमैन ने बताया। और इन्होंने क्या किया था? चूहों की जो पूंछ थी उन्होंने काटी थी कि भाई एक चूहा है यहाँ से इस प्रकार से। अब इसकी पूंछ काटी, पूंछ का मतलब है कि सोमेटिक सेल्स है इसमें क्या है? सोमेटिक सेल्स है। पूंछ को काटा, इससे अगली जनरेशन आई, इसमें फिर पूंछ आ गई, जबकि यहाँ काट दी तो अगले में आना ही नहीं चाहिए। इस प्रकार से उसने लगातार 20 पीढ़ियाँ के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया, 20 पीढ़ियों तक बच्चा हुआ, होते ही उसकी पूंछ काट दी, उनसे अगली जनरेशन पैदा करवाई गई और उस जनरेशन में वापस से पूंछ आ गई। इस प्रकार इन्होंने कहा कि सोमेटिक सेल्स में कुछ भी चेंज हो वो अगली पीढ़ी में ट्रांसफ़र नहीं होता है। लेकिन यदि इन चूहों की जो गोनाड्स है, जर्म सेल्स है, उनमें यदि आप कोई चेंज करोगे, उनमें कोई म्यूटेशन करोगे तो अगली पीढ़ी में वो कैरेक्टर है, वो लक्षण जाएगा। तो उसे क्या कहते हैं अपन? जर्म प्लाज्म थ्योरी के नाम से जानते हैं। विजमैन ने किया था ये, ठीक है ना। यहाँ पे तो यहाँ पे देखो, इसी थ्योरी को मैंने यहाँ लिखा है जर्म प्लाज्म थ्योरी। यहाँ पे आप देखोगे इसके अनुसार आनुवांशिक लक्षण गोनाड्स में प्रेजेंट, कौन से? गोनाड्स में जो लक्षण प्रेजेंट है जर्म सेल के अंदर द्वारा एक पीढ़ी से अगली पीढ़ी में जाते हैं, ना कि सोमेटिक सेल से। सोमेटिक सेल से कोई भी लक्षण अगली पीढ़ी में नहीं जाते हैं। केवल आपके गोनाड्स, आपके रिप्रोडक्टिव पार्ट में जो जर्म सेल है, इसमें जो जीन, इसमें जो लक्षण है, वही अगली पीढ़ी में ट्रांसफ़र हो सकते हैं। और इन्होंने 19वीं शताब्दी में ये एक्सपेरिमेंट किया था और प्रूफ कर दिया था। और प्रयोग जो था वो चूहों की पूंछ के ऊपर किया था। अगला, अगर आप टाइम पर एक थ्योरी खूब चली प्रचलन में, ये चली कि जीवों की उत्पत्ति कैसे हुई। ये एक बड़ा उस टाइम में एक इंटरेस्टिंग पॉइंट था। और ये एक परिकल्पना जो है वो सबसे पहले किसने दी? ओपेरिन हेल्डेन थ्योरी के नाम से पब्लिश हुई। क्या है? ओपेरिन हेल्डेन थ्योरी। ये एक केवल क्या थी? हाइपोथेसिस थी। हाइपोथेसिस का मतलब होता है ये एक परिकल्पना थी कि जीवों की उत्पत्ति कैसे हुई होगी। इन्होंने एक आइडिया बताया और ये जो बुक है, इसकी बुक है ओरिजिन ऑफ लाइफ के अंदर आपको ये मिलेगा कंटेंट कि ऐसा हो सकता है। यह एक बायोकेमिकल थ्योरी है। इसके अनुसार बताया गया कि जीवों की उत्पत्ति है ना, उत्पत्ति कैसे हुई। तो उत्पत्ति कैसे हुई यह इसके अंदर बताया गया। यह थ्योरी 1920 में रशियन बायोकेमिस्ट्री या बायोकेमिस्ट, यह है अलेक्जेंडर ओपेरिन, और ब्रिटिश साइंटिस्ट, फिजियोलॉजिस्ट था दूसरा, वो था JBS हेल्डन। दो हो गए, ओपेरिन एंड हेल्डन, दो थे। यहाँ पे ये रूस का था और ये ब्रिटिश का था। दोनों साइंटिस्टों ने बताया। और इन्होंने क्या बताया कि सबसे पहले कोई ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल का निर्माण हुआ था। और इन्होंने बताया कि भाई जो समुंदर या ऐसे कोई थे
जैसे यहाँ पे पृथ्वी का टेम्परेचर जैसे जैसे ठंडा हुआ उस टाइम पर इनमें क्या था, पानी था, और पानी के अंदर धीरे धीरे जो कण हैं वो आते गए, इकट्ठे होते गए यहाँ पे। इस प्रकार से पहले का जो इन्वायरमेंट था, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है आपके आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड या किसी भी एग्जाम में कि पहले का जो अर्ली एनवायरमेंट था वो कैसा था। तो एनवायरमेंट कैसा था, ऑक्सीजन फ्री फॉर्म में उपस्थित नहीं थी और उस इन्वायरमेंट को कहा जाता है रिड्यूस्ड एनवायरमेंट। तो पहले का जो इन्वायरमेंट था वो कैसा था, रिड्यूस्ड इन्वायरमेंट था, ऑक्सीजन फ्री अवस्था में उपस्थित नहीं थी। और यहाँ पे जो मॉलिक्यूल थे वो कौन से मॉलिक्यूल थे, और उन्होंने प्रथम सभी जो कण है या फिर अपन कह सकते हैं इनऑर्गेनिक जो पार्टिकल्स है, उन्होंने सबसे पहले मिलकर क्या बनाया, ऑर्गेनिक कंपोनेंट का निर्माण किया गया। तो ये थ्योरी ये समझाना चाह रहे हैं कि भाई सबसे पहले कोई ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल का निर्माण हुआ होगा इन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स से। तो यहाँ पे आप देखोगे, देखो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, और इन्होंने बताया कि प्रथम जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल जो था वो क्या था, अमोनिया था, NH3। इनका निर्माण एबायोजेनेटिक मटेरियल, मतलब इनऑर्गेनिक जो एलिमेंट्स थे उनके द्वारा निर्माण माना जाता है। इनका निर्माण एबायोजेनेटिक मटेरियल के द्वारा बाह्य एनर्जी के द्वारा किया गया, बाह्य एनर्जी सनलाइट की उपस्थिति के कारण से हुआ था। और इन्होंने जो प्रीमिटिव एटमॉस्फेयर, इस टाइम पर जब पहला ऑर्गेनिक कंपोनेंट बना उस टाइम पर प्रीमिटिव इन्वायरमेंट कैसा था, जो मैंने अभी बताया आपको, पृथ्वी पर पहले ऑक्सीजन स्वतंत्र रूप से उपस्थित नहीं थी, हालांकि जल उपस्थित था लेकिन ऑक्सीजन उपस्थित स्वतंत्र रूप में ऑक्सीजन उपस्थित नहीं थी या कम थी, या और वाटर वेपर तो उपस्थित था, वाष्प तो उपस्थित था, और वाष्प धीरे धीरे ठंडी होती गई और पानी नीचे आता गया। तो यहाँ पर ये कंडीशन पहले से अवेलेबल थी, पृथ्वी पर पहले ऑक्सीजन नहीं होता के कारण से वाटर वेपर था, जल वाष्प था तथा अमोनिया पाए जाते थे। ये कंपोनेंट पहले से हो गई। और इन्वायरमेंट कैसा था भाई, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति के कारण से इन्वायरमेंट कैसा था, रिड्यूस था। ये लाइन आपको याद रखना, मैंने जो हो सकता है वो कंटेंट मैंने पूरा लिखने की कोशिश की है। सभी कंपोनेंट है पहले इकट्ठे होते गए आपस में और एक ऐसी स्ट्रक्चर बनी, एक सिंपल सी कोशिका बनी, और धीरे धीरे इनके अंदर मॉडिफिकेशन होता गया और सरलता से जटिल की ओर ऑर्गेनिज्म बढ़ते गए। तो धीरे धीरे सिंप्लिसिटी से कॉम्प्लेक्स का निर्माण हुआ होगा। इनऑर्गेनिक से स्टार्ट हुआ, सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल का निर्माण हुआ अमोनिया, तथा इनसे और अधिक जटिल कार्बनिक पदार्थों का निर्माण हुआ और उनसे सेल बनी, और उनसे किसका निर्माण हुआ, सेल का निर्माण हुआ। और यहाँ पे अपन देखेंगे इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल आपस में जुड़ने के कारण से क्या बने थे, तो यहाँ पर एमिनो एसिड। लेकिन इन्होंने एमिनो एसिड की बात नहीं की, इन्होंने ये सिंपल से बताया था कि ऐसा हुआ होगा और कोशिका का निर्माण हुआ होगा, कोशिकाओं से बहु कोशिकाओं का निर्माण हुआ होगा, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म का निर्माण हुआ होगा। इन्होंने एक टर्म बताया कोजरवेट, है ना, कोइजरवेट्स का मतलब कोई भी ऐसी जो संरचना है जो मैंने अभी बताई है ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से मिलकर, उसे कहते हैं। इसका निर्माण गर्म समुद्र जल में हुआ जिससे उनमें उपापचय मेटाबॉलिक संभव हो सका। मेटाबॉलिक एक्टिविटी मतलब ये कोई चीज़ों को धीरे धीरे ब्रेक डाउन करना, निर्माण करना, वो करने लगे थे ऐसे कोजर्वेटिव। और ये बडिंग के द्वारा, है ना, बडिंग मतलब मुकुलन के द्वारा अपनी कोशिकाओं की अपनी संख्या जो है वो इस प्रकार से बढ़ा पाते थे, इस प्रकार से अपनी संख्या बढ़ा पाते थे। अपनी संख्या बढ़ाने में, रेप्लिकेट करने में क्या हो गई थी, सक्षम थी। तो पहले जो टर्म है ये अलग अलग दिए गए हैं भाई। पहले जो सेल बनी थी उसको क्या नाम दिया गया है, कोजर्वेटिव नाम दिया गया था। ये मैंने आगे पूरा लिखा है भैया आपको समझाने के लिए, आगे मिलेगा आपको ये सब चीज़ें कि क्या क्या नाम दिए गए थे, किस किस साइंटिस्ट ने क्या क्या नाम दिए थे। यहाँ पे आप देखोगे कि भी पहले कोजर्वेटिव बनी। कोजर्वेटिव तो सीधी सी बात है कि जो कंपोनेंट थे, ऑर्गेनिक कंपोनेंट थे जिनमें खास तौर से प्रोटीन्स वगैरह थी, उसको नाम दिया गया। और कोजर्वेटिव से प्रथम सेल का निर्माण हुआ। कोजर्वेट से ही प्रथम कोशिका का निर्माण माना गया, ठीक है ना। और यहाँ पर देखेंगे प्रीबायोटिक सूप, ये कई बार एक क्वेश्चन आ चुका है शायद आरपीएससी में, इसलिए मैंने लिखा है प्रीबायोटिक सूप या हॉट डाइल्यूट सूप।
के नाम से किसे जाना जाता है, या ये शब्द है वो किसने यूज में लिए थे, ठीक है ना। प्रीबायोटिक सूप और हॉट डाइल्यूटेड सूप, यह शब्द हेल्डन ने यूज में लिए थे। और किसके रेफरेंस में कहा था, ये मैंने आपको पहले ही बताया था, किसके रेफरेंस कहा था कि जो समुद्र था, समुद्र के अंदर जीवों की उत्पत्ति हो रही थी, यहाँ पर अधिक टेम्परेचर था, पानी एकदम हाई टेम्परेचर पे था, 600 डिग्री के आसपास टेम्परेचर था उस टाइम पे, और धीरे धीरे प्रोटीन्स का निर्माण, ऐसी चीज़ें बन रही थी छोटी छोटी। तो ये जो गर्म पानी, ये जो चीज़ था जिसमें जीवों की उत्पत्ति हो रही थी, उसको इन्होंने क्या कहा है, प्रीबायोटिक सूप कहा है। और हॉट डाइल्यूटेड सूप का नाम दिया गया है, जो समुद्र के अंदर जहाँ जीवों की उत्पत्ति हो रही थी उस वाली कंडीशन को किसने दिया था, ये हेल्डन ने कहा था, द्वारा यूज में लिया गया है। ये हॉट डाइल्यूट जो थे, ऐसे आदिम सागर, मतलब पहले जो ओशियन थे उनके अंदर, है ना, ऐसे प्रिमिटिव ओशियन जिसमें सभी ऑर्गेनिक मटेरियल प्रेजेंट था, जो मैंने अभी बताया ना ये कॉन्सेप्ट, ये वाला, इसको क्या कहा इन्होंने, प्रीबायोटिक सूप और हॉट डाइल्यूटेड सूप के नाम से जाना गया। देखो अगला जो प्रैक्टिकल है, अगला जो आपका प्रयोग हुआ वो कौन सा हुआ था, मिलर एंड यूरे एक्सपेरिमेंट। मतलब पहली जो थी ऑपरेन एंड हेल्डन जो था, वो तो क्या एक परिकल्पना थी, एक थ्योरी दी गई थी, उसको परफॉर्म किसने किया, मिलर एंड यूरी जो एक्सपेरिमेंट है 1952 के अंदर, उसी थ्योरी को इन्होंने क्या किया, अप्लाई किया। ठीक है, यहाँ पे आप देखोगे यह एक केमिकल सिंथेटिक एक्सपेरिमेंट है, केमिकल सिंथेसिस एक्सपेरिमेंट है। इसमें जीव उत्पत्ति के सिद्धांत का परीक्षण करने के लिए प्रारंभिक पृथ्वी के वायुमंडल का अनुकरण किया गया, कि पहले जो पृथ्वी थी उसका निर्माण हुआ था, उस टाइम पर जीवों की उत्पत्ति कैसी हुई होगी, उस प्री एनवायरनमेंट को इन्होंने क्या किया, एक्सपेरिमेंट में उतार दिया। ठीक है ना, प्रयोग से सिद्ध किया कि जीवन की उत्पत्ति निर्जीव पदार्थों से ही हुई है, जो मैंने अभी बता चुका। ये एबायोजेनेसिस को प्रूफ किया इन्होंने, कौन सी थ्योरी को, एबायोजेनेसिस को, कि पहले इन ऑर्गेनिक जो मटेरियल थे वो पानी में पड़े थे और इनके जुड़ने से और क्या बने हैं, ऑर्गेनिक मटेरियल का निर्माण हुआ, उन्हीं से जीवों का निर्माण हुआ था। स्थान जो था वो कहाँ पे एक्सपेरिमेंट किया इन्होंने, यूनिवर्सिटी ऑफ चिकागो। ठीक है ना, यूनिवर्सिटी ऑफ चिकागो के अंदर यह एक्सपेरिमेंट किया था। और जो वैज्ञानिक थे वो कौन से थे, यहाँ पर स्टैनली मिलर, और किसके अंडर में इन्होंने प्रयोग किए थे, तो ये जो सुपरवाइज्ड थे हैरोल्ड यूरे, इनके अंडर में इन्होंने प्रयोग किया। प्रयोग किसने किया था, मिलर ने किया था। इनका जो सुपरवाइजर था वो कौन था, यूरे था। तो दोनों का नाम इसलिए साथ में आता है, मिलर एंड यूरे एक्सपेरिमेंट। तो मिलर तो इनका स्कॉलर था जिन्होंने प्रैक्टिकल परफॉर्म किया, और ये इनके अंडर में काम करते थे। इन्होंने अपने प्रयोग वो सभी कंडीशन और वो सभी एनवायरनमेंट कंडीशन क्रिएट की, तैयार की, जब अर्ली अर्थ पर था, जो पहले जब अर्थ का ओरिजिन हुआ था उस टाइम में कैसा एनवायरनमेंट था, उन्होंने सेम वैसा का वैसा एनवायरनमेंट जो है वो परफॉर्म किया था। अब इनमें से क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं, थ्योरी आपको ज़्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, आपको ये इंपॉर्टेंट है कि क्वेश्चंस आते कैसे हैं। इन्होंने एक मिक्सचर बनाया और उस मिक्सचर में क्या क्या लिया, मैथेन लिया सबसे पहले तो, और अमोनिया लिया, और हाइड्रोजन लिया, और वाटर लिया। ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हो चुका है कि मिलर ने अपने एक्सपेरिमेंट में कौन से कंपोनेंट्स को यूज में लिया था। तो याद रखना आपको, मैथेन, अमोनिया, हाइड्रोजन एंड वाटर। यहाँ पर हाइड्रोजन ना हो तो भी चलेगा, लेकिन ऑक्सीजन नहीं होना चाहिए। ठीक है, और साथ में क्या दिया, इलेक्ट्रिक आर्क, मतलब इलेक्ट्रिक शॉक जो है वो इन्होंने रखे थे, कि इस प्रकार का अगर अपन देखेंगे यहाँ पे जार यूज में लिया, और इसके अंदर इसमें क्या किया इन्होंने, एक तो हीट दी, हीट के साथ में यहाँ पर इलेक्ट्रिक स्पार्क यूज में दिया ताकि इसमें करंट सप्लाई हो। उस टाइम पे हाई टेम्परेचर था तो यहाँ पे, और इसमें क्या डाल दिए इन्होंने, जितने भी कंपोनेंट थे ये सब बॉईल करने के लिए डाल दिए, मैथेन है, अमोनिया है, हाइड्रोजन है, वाटर है, सभी का। इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में क्या क्या रेशियो रखा, देखो 3 कंपोनेंट है, एक तो है मैथेन, एक है अमोनिया और एक है हाइड्रोजन। इनका रेशियो क्या रखा था इन्होंने, ये क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है ना, तीनों का रेशियो क्या रखा था, मैथेन 2 गुना थी, अमोनिया 1 गुना था, और हाइड्रोजन भी 2 गुना था।
तो ये जो रेशियो है ये कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, सेट में भी पूछा जा चुका है, नेट में भी पूछा जा चुका है और फर्स्ट ग्रेड में भी आ चुका है। शायद आप देखोगे तो आपको मिल जाएगा ये कि रेशियो जो है मिलर ने क्या लिया था, तो मैथेन है वो 2 गुना था, अमोनिया 1 गुना था और हाइड्रोजन 2 गुना था, 2:1:2 रेशियो था। ठीक है ना। जब इन्होंने पूरा एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया यहाँ पे, तो इसके अंदर क्या मिले इनको, ऑर्गेनिक कंपोनेंट बने। ऑर्गेनिक कंपोनेंट में से क्या मिला, तो ये आपको वेरी इंपॉर्टेंट है, ये भी क्वेश्चन आ चुका है कि सबसे पहले जब इन्होंने ऑर्गेनिक कंपोनेंट को ऐसे इस प्रकार से इन्होंने इलेक्ट्रिक शॉक दिए और ये कंपोनेंट इसमें डाले, तो ये आपस में जुड़ने के कारण से कौन सा कंपोनेंट बना था, सबसे पहले एमिनो एसिड का निर्माण हुआ था, एमिनो अम्ल का निर्माण हुआ था, खासतौर से ग्लाइसिन और एलेनिन। सिंपल वाले जो एमिनो एसिड हैं उनका निर्माण देखने को मिला, किसको, मिलर को इस प्रकार के एमिनो एसिड मिले तथा अन्य कुछ मतलब ऑर्गेनिक जो कंपाउंड है वो भी कुछ देखने को मिले थे, लेकिन एमिनो एसिड देखने को मिले थे। तब इन्होंने सिद्ध किया कि पहले भी ऐसा हुआ होगा और जीवों की उत्पत्ति पहले किसी एमिनो एसिड फिर प्रोटीन्स बने होंगे, आपस में जुड़े होंगे और धीरे धीरे कॉजर्वेट जो थी वो कॉजर्वेट बनी, कॉजर्वेट से क्या बनी, प्राथमिक सेल बनी। इस प्रकार अर्ली अर्थ ओशियन में, समुद्रों में, महासागरों में प्रथम संरचना जो थी वो क्या बनी, प्रोबायोंट बनी। प्रथम जो सेल थी, कभी पूछा जाए आपसे प्रथम सेल जो है ओरिजिन ऑफ लाइफ के दौरान कौन सी बनी थी, तो प्रोबायोंट बनी थी। कई बार इसी को लिखा होता है प्रोटोबायोंट, इसे प्रोटोबायोंट के नाम से भी लिखा होता है, तो भी का निर्माण हुआ, जिसे अलग अलग साइंटिस्टों ने अलग अलग नाम के द्वारा दर्शाया गया है ना। चीज़ वही है लेकिन अलग अलग साइंटिस्टों ने टाइम के साथ में अलग अलग नाम जो है उससे पुकारा इन्होंने। तो यहाँ से कुछ टर्म्स है जो अपन देख लेते हैं कि कौन से नाम से इन्होंने पुकारा था, कभी पूछा जाए आपसे। तो प्रथम सेल जो क्या थी, प्रोटोबायोंट थी। किससे बनी थी, न्यूक्लिक एसिड भी था और प्रोटीन था, जिसमें कुछ कंपोनेंट कार्बोहाइड्रेट का था और चारों तरफ क्या थी, लिपिड थी। तो प्रथम जो सेल बनने वाली थी वो कौन सी थी, प्रोटोबायोंट थी। प्रोटोबायोंट को अलग अलग जो नाम थे उससे दिया गया, जैसे कोजरवेट को तो इन्होंने परिकल्पना के अंदर दिया था ऑपरिन एंड हेल्डन ने जो दिया था उसके अंदर नाम यूज में लिया था कोजर्वेटिव 1924 के अंदर। इनको एक नाम दिया गया माइक्रोस्फीयर। अगर आपसे पूछा जाए माइक्रोस्फीयर जो है प्रोटोबायोंट को, प्रथम सेल को जो नाम दिया गया माइक्रोस्फीयर में क्या था, कोजर्वेटिव जो है इन्होंने क्या कर दिया, इसमें सॉइल के पार्टिकल ऐड कर दिए कि धीरे धीरे कुछ सॉइल के पार्टिकल ऐड हुए होंगे इनमें, और इसी को कोजर्वेटिव किस में कन्वर्ट कर दिया, इन्होंने माइक्रोस्फीयर में कन्वर्ट कर दिया। करने वाले कौन से थे, फॉक्स ने किया था और 1957 के अंदर, और इन्होंने बताया कि मेम्ब्रेन युक्त एक प्रोटोबायोंट बनने लगी, मेम्ब्रेन का निर्माण हुआ। आगे इसी से मॉडिफाई करके इन्होंने एक एडवांस टर्म यूज में लिया, वेसिकल। ठीक है ना, ये वेसिकल जिसे किसने दिया था, डीमर ने। ये टर्म जो है वेसिकल का टर्म किसने दिया था, प्रोबायोंट का ही डीमर ने दिया था। और कोजर्वेटिव प्लस माइक्रोस्फीयर दोनों को जोड़कर इन्होंने एक टर्म दिया, किससे, दोनों से क्या बना है, एक वेसिकल बनी है, और वह किसके रूप में काम करती है, प्रोटोबायोंट के सेल्स के रूप में काम करती है। आगे आप देखोगे प्रथम लिविंग सेल कौन सी थी, प्रोटोसेल थी, और इसी से बाद में क्या बनी, प्रोटो का मतलब तो होता है प्रिमिटिव प्रकार का, जिसमें बहुत प्राथमिक प्रकार के सेल, उससे थोड़ा एडवांस बना तो इसको क्या बोलते हैं, ईओबायोंट बना। ठीक है, इसमें सेल्फ रेप्लिकेशन करने की, अपनी संख्या बढ़ाने की, द्विगुणन करने की क्षमता उपस्थित थी। ईबायोंट ये न्यूक्लियो प्रोटीन की बनी थी, इसमें न्यूक्लियस भी प्रेजेंट था, मतलब न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन के कंपोनेंट उपस्थित थे, जिसमें न्यूक्लिक एसिड तथा प्रोटीन दोनों पाए जाते थे। थोड़ा एडवांस प्रकार की सेल थी, ईबायोंट प्रकार का था। तो ये एक इवोल्यूशन का इंट्रोडक्शन टाइप का था जो मैंने आपको बताया। अगला जो आएगा आरएनए वर्ड आएगा, जो आपको सेकंड क्लास जो है कल शाम को दे दूंगा इसी टाइम पर, या कल हो सकता है मॉर्निंग के अंदर भी मिल जाए। तो ये सेकंड कंपोनेंट है अपना। तो कैसे लगे आप लोगों को नोट्स, ज़रूर रिप्लाई कीजिए, और आप लोगों इस बुक को ज़्यादा से ज़्यादा परचेज कीजिए। किसी भी कैंडिडेट्स को जहाँ भी प्रिपरेशन कर रहे हैं फर्स्ट ग्रेड की, तो वहाँ तक ज़रूर पहुँचाइए आप अपने वीडियो को, और उम्मीद करता हूँ आपको सेकंड जो एडिशन है वो भी पसंद आएगा, और अभी जो वॉल्यूम फर्स्ट है ये निकलने वाली है तो वो भी आपको पसंद आएगा। आज के लिए अपनी क्लास ही कंप्लीट होती है। थैंक यू गाइस।